एक्सरसाइज 3.4 को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है ताकि हम उस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकें। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं आप। तो टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं, 6 ऑपरेशन होते हैं। इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इन 6 में से 3 ऑफ विच आर ड्यू टू द रोज, 3 जो होते हैं रो के अलोंग होते हैं, और 3 ड्यू टू द कॉलम, और 3 होते हैं कॉलम के अलोंग। तो उनको हम आगे 3 पार्ट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो इस तरह से होता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। यहाँ पर और आना चाहिए था, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं आर आई इंटरचेंज टू आर जे, या फिर सी आई इंटरचेंज टू सी जे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है और इसमें हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस तरह का कि R1 इंटरचेंज टू R2। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने के बाद ये जो मैट्रिक्स है ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा ये देख लीजिए। R1 को R2 से बदला जा रहा है, तो R1 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से होगा -1√3 1 1 2 और 1। और ये जो R3 है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये ऐसे आ जाएगा 5 6 और 7। तो अभी हमने ये जो ऑपरेशन लगाया तो इसमें हमने दिखाया कि किस तरह से R1 और R2 को हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज। हम इसमें और भी ऑपरेशन लगा सकते थे इस तरह से कि मान लो दोबारा से मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, A 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। अब हम इसमें एक ऑपरेशन लगाने वाले C1 इंटरचेंज टू C2, या फिर इस बार C3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम C1 को C3 से इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है ये वहाँ पे चला जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 9। ध्यान से समझते रहिए क्योंकि एक्सरसाइज जो आगे आने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4 नंबर का सवाल उसमें से पक्का आता है, 99% आता है, ठीक है। इसलिए बेसिक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। 2 5 और 8, और ये जो 1 4 7 था ये लास्ट में चला गया 1 4 और 7, ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने समझा कि 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, तो हमने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज किया, ये ऊपर चला गया और वो नीचे आ गया, ठीक है। या फिर 2 कॉलम को भी आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने इस वाले कॉलम को लास्ट में ले गए और इसको यहाँ पे ले गए, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो पहला ऑपरेशन समझ में आया, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। 2 रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझते हैं। तो ये दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। यानी कि आप किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है RI इज इक्वल टू KRI, या फिर CI इज इक्वल टू KCI। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो कि मैं इसमें एक इस तरह का ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 चेंज टू 1/2 R1, ठीक है। तो जब इसको लगाया जाएगा इस मैट्रिक्स के अंदर तो होगा क्या, ये जो R1 है इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 R1, तो इसके हर एलिमेंट में 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2। इसमें जब 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। तो आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी रो में कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसी मैट्रिक्स में, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ 1 2 1 -1√3 और 1। अगर हम इसी मैट्रिक्स में किसी कॉलम में ये चीज़ लगाते तो किस तरह से हो सकता था,
मान लो कि C3 कॉलम है, उसको चेंज करते हैं इस तरह से 2C3 से। तो हमने क्या करा, कॉलम में एक नॉन ज़ीरो नंबर की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ज़ीरो की नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना है, नॉन ज़ीरो की करनी है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आ जाएगा। हमने तीसरा कॉलम चेंज करा है, ये वाला, तो इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 -1 2√3, इसमें हमने किसकी मल्टीप्लाई करी है, 2 की, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी कॉलम में या फिर किसी रो में किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर की। तो ये था दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब कि किसी एक रो के जो एलिमेंट हैं उनको किसी दूसरी रो के एलिमेंट में, या फिर एक कॉलम के जो एलिमेंट हैं उनको किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट में ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, किसी नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मान लो कि जैसे ये मैट्रिक्स बी दे रखा है और हम इसमें ये वाला ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, हम R1 को चेंज करेंगे R1 + 2R1 से, ठीक है, ऐसे चेंज करेंगे। तो हम किसे चेंज कर रहे हैं, R1 को। कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 में हम ये प्लस करेंगे, सॉरी मुझे यहाँ पे R2 लिखना था, ठीक है। तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 + 2R2 से। इसका मतलब ये हुआ कि R1 में प्लस किया जाएगा R2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्योंकि R1 चेंज हो रहा है, R2 चेंज नहीं हो रहा, तो R2 को तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ये कैसे चेंज होगा, इसमें ये ऐड होगा लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा और उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा और जब उसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि -2 जब 2 में ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 चेंज टू R1 + 2R2, मतलब R1 में ऐड होगा R2 लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह का ऑपरेशन है। इसी ऑपरेशन को दूसरे तरीके से ऐसे समझते हैं, अगर हमने ये लगाया होता R1 + R2 तो तब क्या होता, तब B बदल के ऐसे हो जाता, क्योंकि इस बार भी हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो इस बार सिर्फ R1 R2 प्लस हो रहे हैं, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, और 2 - 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये जो हमने ऑपरेशन लगाया है ये भी इसी टाइप का है, बस आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या है, 1 है। तो आप किसी रो को इस तरह से बदल सकते हैं कि उस रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, और यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम वाला भी एक लगा के मैं दिखा देता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 हो गया और ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस टाइप का 1 2 3 और 4, ठीक है, और हम इसके कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐड करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे कॉलम 1 को 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि कॉलम 2 चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पे फ़र्क पड़ेगा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये वाला कॉलम लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 बनेगा और उसको उसमें ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा और उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से हमने ये अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पर -b लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कई बार समझाया जा चुका कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं माइनस वाला भी एक आपको करके दिखाई देता हूँ। मान लो कि हम इसी मैट्रिक्स में ये वाला ऑपरेशन लगाते कि C2 चेंज टू C2 - C1, तो तब क्या होता, तब C1 तो चेंज हो नहीं रहा तो ऐसे ही आ जाएगा। C2 में से C1 माइनस होगा तो 2 - 1 1 और 4 - 3 1, ठीक है।
तो अभी भी हमने ये इसी टाइप का ऑपरेशन लगाया, के की जगह बस यहाँ पे इस समय क्या है, के की जगह 1 है। ठीक है, तो ये जो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये समझ आ ही गया होगा। तो क्या होता है इसमें, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो डेफिनेशन से उतना बेहतर समझ में नहीं आता जितना एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गए होंगे, बाकी जब हम सवाल करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों जो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे उनको समझ लिया है। तो ये जो 3 होते हैं ये 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनमें 3 में क्या होता है कि कुछ रोज़ में लगते हैं और कुछ किस में लगते हैं, कॉलम में। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़ और कॉलम। 2 रो को आपस में बदला जा सकता है और 2 कॉलम को भी आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखा था। दूसरा क्या था, दूसरा ऑपरेशन वो ये था कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी रो में किसी नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलम में भी किसी नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने करके दिखा दिया था। और तीसरा क्या था, तीसरा अभी अभी समझा ही था कि किस तरह से एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं और उसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अभी तो आपने इनकी थ्योरी पढ़ी है, जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं, पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देने वाली बात ये है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द ऑर्डर एम। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, एम। ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर एम। फिर से देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर एम। ठीक है, तो ए का भी जो ऑर्डर है वो एम है और जो बी है उसका ऑर्डर भी क्या है, एम। कहने का मतलब यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए का भी और बी का भी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब कि मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करके आई आना चाहिए और मैट्रिक्स बी की अगर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, आई ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इसके अलावा दोनों का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, एम, इसका भी एम। तो अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आई मिल जाता है तो ये जो बी है इसको कहा जाएगा इनवर्स ऑफ ए। बी को ए इनवर्स कहा जाएगा और बी को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, ए इनवर्स से। ठीक है, और ये जो ए है इसको इस केस में क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल। तो काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि मिलते जुलते वर्ड एक साथ आ रहे हैं। देखो दोबारा से, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और उनकी मल्टीप्लाई करके आई आता है, यहाँ तक कि उनका ऑर्डर बदल देने से, क्योंकि मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होती नहीं है कुछ केस को छोड़कर, अगर उनका ऑर्डर बदलने के बाद भी आई आता है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बी है ये ए का इन्वर्स है। ए इंटू बी अगर आई आता है तो बी जो है वो क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। और बी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ए इन्वर्स से। और इस केस में ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, ए को इन्वर्टिबल कहा जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, ए जब ए की बी में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस केस में बी जो है वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो सही है। अभी हम इसको एक एग्जांपल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी, और हम इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम निकालते हैं ए इंटू बी, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 1 2, ठीक, 2 -3 -1 और 2। मल्टीप्लाई की आपने अच्छी प्रैक्टिस करी रखी होगी पहले। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में 1 2 जा 2
और 2 बन जा 2। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आती है करनी तो वो पिछले जो लेक्चर्स हैं, पिछली जो एक्सरसाइजेस के लेक्चर हैं उनको पढ़ लें। और मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसको भी आप ध्यान से देख लें अगर आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो अभी हम क्या कर रहे थे, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर रहे थे। तो 1 की 2 में करी थी, ये आ गया था। 2 की इसमें करी थी, ये आ गया था। अब 1 की इसमें करेंगे तो -3 आएगा, और 2 की इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो अभी हमने अब इनको सॉल्व करते हैं। इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, इधर फिर 0 आएगा, और इधर फिर क्या आ जाएगा 1, जो कि क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करके क्या आ चुका है, आई आ चुका है। ए और बी की मल्टीप्लाई करके अगर आई आएगा तो ये जो बी है क्या कहलाएगा, बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो और मैट्रिक्स बी क्या है, ये 2 3 -3 -1 और 2। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं सेम ऑर्डर के, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं अगर, और उनकी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो बी को कहा जाएगा ए का इन्वर्स और ए को कहा जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इसका एक और पार्ट है। अभी हमने ए और बी की मल्टीप्लाई करी थी, अब बी और ए की मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के सेम आ जाए। ठीक है, तो बी और ए की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो कंडीशन है सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो अगले पेज पर लेते हैं बी और ए की मल्टीप्लाई को। तो अगले पेज पर हमने मैट्रिक्स ए भी लिख रखा है और बी भी लिख रखा है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, बी इंटू ए निकालने जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर 2 -3 -1 2 ये बी हो गया, और ये क्या है 2 3 1 2। फिर से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, 2 2 जा 4 और -3 यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी वहाँ पे होगी 6 और -6, फिर इसकी वहाँ पे होगी -2, इधर होगी तो 2, इसकी वहाँ पे होगी तो -3 और +4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करी तो इधर क्या आ गया 1 0 फिर 0 और फिर 1। ठीक है, फिर से क्या आ गया, आई आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर इनकी मल्टीप्लाई करके आई आता है या इनका ऑर्डर चेंज करके भी अगर हमें आई मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, बी को इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, और इस केस में ए को क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ में आ गया हो। एक और चीज़ दोबारा से देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई अगर आ रहा है, तो अभी आप क्या कह रहे थे, बी को इन्वर्स ऑफ ए कह रहे थे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए को इन्वर्स ऑफ बी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए को क्या लिखा जाएगा फिर, बी इन्वर्स। ठीक है, और इस केस में फिर बी को क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर हम 2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 2 को हम 1/2 का इन्वर्स कह सकते हैं और 1/2 को हम 2 का इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में ये कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उनकी मल्टीप्लाई करके आई आता है, तो जो बी है उसको कहा जाएगा इन्वर्स ऑफ ए, और ए को क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल कहा जाएगा। उल्टा भी किया जा सकता है कि ए को बी का इन्वर्स कहा जा सकता है और बी को इन्वर्टिबल कहा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको देखिए वीडियो को। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो 1-2 बार देखने से वो दोबारा से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस द इन्वर्स मैट्रिक्स। मतलब जो इन्वर्स होता है मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा था ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही ए बी इज इक्वल टू बी ए होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए बी ए और ए बी दोनों का डिफाइंड होना भी ज़रूरी है और इक्वल होना भी ज़रूरी है।
तो बी ए जो है ए बी के इक्वल तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो अगर कभी आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम में दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो आप नो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, और वजह भी पता चल गई ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ जाए। ऐसा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ठीक है। सेकंड, बी अगर ए का इन्वर्स है तो ए को बी का इन्वर्स कहा जाएगा। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का टॉपिक, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 3, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। वो हम इस थ्योरम में प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। मतलब कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि और कोई इन्वर्स नहीं हो सकता। जैसे कभी आपने छोटी क्लास में जैसे 9th में आपने प्रूव किया होगा कि किसी लाइन सेगमेंट का बस एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो करीब करीब उसी तरह से हम ये भी प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स है तो वो सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं हो सकते या तीन नहीं हो सकते। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो 2 नंबर के लिए एक अच्छी थ्योरम समझने की कोशिश करिए। लेट मैट्रिक्स A and B are the square matrix of same order। ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ए और बी दोनों स्क्वायर भी होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अलावा एंड बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है। अब अगर बी ए का इन्वर्स है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं जो अभी अभी हमने सीखी थी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अभी भी हमने समझा था कि अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का बी तो इन्वर्स है ही, एक और इन्वर्स ले लेते हैं जैसे कि सी। लेट सी बी द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। अब अगर सी ए का इन्वर्स है तो जैसे बी के केस में लिखा था ऐसे सी के केस में आएगा, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और अगर सी इन्वर्स है ए का तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है। इसके बाद नाउ अब मैट्रिक्स बी को क्या हम बी आई लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो आप उसे आसानी से ए आई लिख सकते हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स डी है अगर कोई तो आप उसे डी इंटू आई लिख सकते हैं। डी तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हमने बी को क्या लिख दिया, बी आई लिख दिया। इसके बाद बी तो ऐसे ही रहेगा, आई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। तो हम ये जो आई है इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, ए सी। ठीक है। कहाँ से लिखा हमने, इक्वेशन सेकेंड से। तो आई की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके अलावा अभी ए बाहर आ जाएगा इस तरह से, बी ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, मैट्रिक्स सी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसको लगाया। अब ये जो बी ए है, बी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई सी। और आई इंटू सी जो है वो क्या बनेगा, सी बनेगा। जैसे ए इज इक्वल टू ए आई होता है ऐसे ही आप आई ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, आई डी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने आई सी को क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है। ठीक है। तो अभी हमने देखो क्या दिखाया कि मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स सी के क्या है, इक्वल है।
तो अगर बी इसका इन्वर्स था और सी भी इसका इन्वर्स था, अभी दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि बी और सी दोनों सेम होंगे। तो इससे प्रूव होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस थ्योरम में ये प्रूव करना था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसके लिए हमने दो मैट्रिक्स लिए, ए और बी, जो कि क्या थे, स्क्वायर मैट्रिक्स थे। और बी को हमने क्या मान लिया था, ए का इन्वर्स मान लिया था। अगर बी ए का इन्वर्स होगा तो पिछले जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई लिखा जा सकता है। ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक और इन्वर्स मान लिया सी, ए का एक और इन्वर्स ले लिया सी। तो अगर सी ए का इन्वर्स है तो जिस तरह से बी के लिए लिखा था ऐसे सी के लिए भी लिख दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बी जो है, बी को हमने क्या लिख दिया, बी आई। मैं किसी और को कह रहा था बी को, जो तेज आवाज़ आ गई थी। तो ये जो बी है उसको क्या लिख दिया, बी आई। ठीक है। और आई की जगह पर फिर हमने ए कर दिया था, आई की जगह पर क्या लिख दिया था, ए सी वहाँ से। ठीक है। तो ये सब हो गया। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव करना था थ्योरम 3 में कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिए, ए और बी। ठीक है। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर के। ठीक है। और बी को हमने क्या मान लिया, ए का इन्वर्स। तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बी ए का इन्वर्स है तो उसको लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है। अभी हमने क्या करा, एक दूसरा और मैट्रिक्स ले लिया सी, जो बी का सॉरी ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो जैसे बी ए का इन्वर्स था तो ऐसे लिख दिया था हमने, ऐसे ही अगर सी भी ए का इन्वर्स है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है। उसके बाद हमने लिया मैट्रिक्स बी को। किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए को ए आई लिख दिया, डी को डी आई लिख दिया, इस तरह से। तो बी को हमने क्या लिख दिया, बी आई। उसके बाद आई की जो वैल्यू थी ए सी थी, इक्वेशन फर्स्ट से सॉरी सेकंड से निकाल के यहाँ पे रख दी। फिर ए को ब्रैकेट से बाहर ले लिया, सी यहाँ पे रह गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद ये जो बी ए था, बी ए की जगह इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख दिया, आई लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद आई इंटू सी की जगह हमने सी लिख दिया। भाई जैसे बी आई को बी लिख सकते हैं, ऐसे ही आई सी को आप सी भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स सी में मल्टीप्लाई करने के बाद सी ही मिलेगा। ठीक है। तो हमने दिखाया कि बी और सी जो है वो अलग अलग नहीं है, इक्वल है। मान लो कि एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू आई। और फिर प्रूव करके दिखा देते हैं कि बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के। तो इससे ये जो हमने किया है, इससे किसी भी मैट्रिक्स की जो इन्वर्स है उसकी यूनिकनेस साबित होती है। तो ये एक अच्छी थ्योरम है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 4, इसके बाद आप देख रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में लिख देता हूँ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्या थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है। देखने में तो ये बड़ा आसान सा लग रहा होगा कि क्या करा कि इसको वो बदल दिया, इनका ऑर्डर बदल दिया और ये जो इन्वर्स है इन दोनों के ऊपर लगा दिया। ठीक है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता, इसको ढंग से समझने की ज़रूरत होती है। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो ए और बी अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो ए बी इन्वर्स को बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हमारे काम भी आ सकता है काफ़ी। तो सबसे पहले हमने शुरू में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। और ये जो बी होता है इसको क्या कहते हैं, ए का इन्वर्स कहते हैं। ठीक है। तो हम बी की जगह ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम इसको प्रूव करने के लिए करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बिकॉज
ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमने लिख दिया इसकी मदद से। भाई इसको मान लो ए बी और ये हो गया ए बी इनवर्स, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ लिखेंगे कि प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि यूँ ही नहीं कि दोनों तरफ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, खाली ऐसे ही लिख दो कि मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई से फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप मान लो बी में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, और आप बी में ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट अलग आएगा, ठीक है। तो ये प्री मल्टीप्लाई है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई है। आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, और पीछे करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई, और दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए प्री और पोस्ट लिखना ज़रूरी होता है। तो हमने दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई, तो इस तरह से होगी। हर चीज़ को बहुत बारीकी से और ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होते हैं। ये मल्टीप्लाई में सेम हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ये सेम नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस ए को बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ए इनवर्स इंटू ए बी रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और ए बी इनवर्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले पेज पर भी देखा था, इस तरह से मैंने तुमको दिखाया था, ये देखो ए आई को ए लिख सकते हैं, आई ए को भी ए लिख सकते हैं। तो इसको ए इनवर्स इंटू आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। बी इनवर्स इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। अब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिख भी देंगे साइड में कि किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स की अगर उसमें इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई मिलता है, ठीक है। आई की बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, ये वाला लगा दिया। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई बी जो है वो क्या होगा, बी होगा, ठीक। अब प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड्स। ये हमें अपने प्रूफ से पता चल रहा है कि ए इनवर्स के आगे बी इनवर्स लिखा हुआ है, तो इस ए इनवर्स के आगे बी इनवर्स तभी आएगा जब हम बी इनवर्स की क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ हो जाएगी बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स इंटू बी, इस वाले रिजल्ट के हिसाब से क्या बन जाएगा, आई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। इसके बाद इस ये आई है और ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इसको पूरा एक मैट्रिक्स ही समझिए आप। तो आई इंटू दिस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो आई इंटू दिस में हमने ये वाला रूल लगाया कि आई बी को बी लिखते हैं, आई ए को ए लिखते हैं, आई सी को सी लिखेंगे, तो आई इंटू दिस को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इस तरह से हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। एक बार फिर से देखते हैं, ए और बी अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये प्रूव करना था, तो हमने पहले ना ये लिखा, हमने यहाँ पर ये वाला रूल लगा दिया कि अगर हम ए में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आई मिलता है, इसी तरह से ए बी में ए बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करके भी क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी तो लाना था हमें प्रूफ के अंदर। अब हमने क्या करा, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करी ए इनवर्स की। तो मैंने आपको समझाया था प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों से अलग अलग रिजल्ट आते हैं, इसलिए लिखना ज़रूरी होता है। तो ए इनवर्स की दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी, प्री मल्टीप्लाई ऐसे। उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स हो गया, बी ब्रैकेट से बाहर आ गया, बाकी सब सेम रहा, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई क्या बन गया, ए इनवर्स। फिर ए इनवर्स इंटू ए आई बन गया इसके अकॉर्डिंग,
किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स के इनटू करते हैं तो आई आता है, वो लिख दिया। आई बी की जगह बी लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। फिर हमने दोनों तरफ बी इन्वर्स की प्री मल्टीप्लाई करी उसको देखते हुए, क्योंकि ए इन्वर्स के आगे बी इन्वर्स लिखा हुआ है। तो ये तो ऐसे ही चलता रहा एंड तक, लेकिन इधर बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई जब बी में हुई तो आई बन गया इसके अकॉर्डिंग। फिर आई की इसमें मल्टीप्लाई करके यही आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो रिपीट करके बार बार देखा करें। और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक को शुरू से लेकर समझना ज़रूरी होता है। अगर आपने इससे पिछली चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं तो पहले उनको पढ़िए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेक्चर 1 था एक्सरसाइज 3.4 का ये पूरा हुआ। बाकी बचा हुआ हम लेक्चर 2 में करेंगे। थैंक यू। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके 6 ऑपरेशन होते हैं जिनमें से 3 रोज़ में लगते हैं और 3 किस में लगते हैं, कॉलम में। तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़ और कॉलम। 2 रो को आप आपस में बदल सकते हैं और 2 कॉलम को भी आप आपस में बदल सकते हैं। दूसरा क्या था कि किसी भी रो में आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कॉलम में भी आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या था, एक रो में दूसरी रो को ऐड किया जा सकता है कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद। एक कॉलम में दूसरे कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से जो ऑपरेशन थे मैट्रिक्स के ऊपर लगने वाले ये आपकी समझ में आ गए होंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तब। इसके बाद हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है, स्क्वायर भी होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर उनकी मल्टीप्लाई करके आई आता है तो बी को ए का इन्वर्स कहेंगे और ए को बी का इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। ये सब हमने किया था, ठीक है। ये सब उसकी प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसके लिए ज़रूरी है। और बी ए इजिकल टू ए भी तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बी अगर ए का इन्वर्स है, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, देन ए इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई हम लिख रहे हैं तो बी ए का इन्वर्स होगा और ए किसका इन्वर्स होगा, बी का। इसके बाद थ्योरम 3 में पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ एक ही हो सकता है। इसको हमने प्रूव करके दिखाया था यहाँ पे। इसके बाद थ्योरम 4 आई थी जिसमें हमें ये प्रूव करना था ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो वो कैसे प्रूव किया गया वो आपने अच्छे से देख ही लिया है, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का 3.4 का अगला लेक्चर में बाकी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तब तक इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और क्योंकि ये बेसिक चीज़ें अगर ये आपको क्लियर हो गई अच्छी तरह से तो ही आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।